इस नए गहन विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो कोई आम वैज्ञानिक लेख या मनोविज्ञान की वो मोटी-मोटी किताबें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये कुछ बहुत ही अलग है। हाँ, मतलब हमारे पास एक मुरली या कह सकते हैं एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक पाठ के कुछ विशेष नोट्स हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हें पूरे तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से डिकोड किया गया है। जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। सही कहा। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि ये ज्ञान सिर्फ कोई पुराना दर्शन या थ्योरी नहीं है। हमारे स्रोत इस पूरे सिस्टम को एक चेतना की प्रयोगशाला या कॉन्शियसनेस लैबोरेटरी के रूप में पेश करते हैं। एक लेबोरेटरी जहां असल में काम होता है। एग्जैक्टली एक ऐसी जगह जहां हमारी मूल पहचान, हमारे कर्म और अंततः हमारे भाग्य को पूरी तरह से कह सकते हैं कि फिर से डिजाइन किया जाता है। अब मुझे पता है कि ये सब सुनने में थोड़ा रहस्यमय या शायद बहुत भारी लग सकता है। हाँ, लोगों को लग सकता है कि ये तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात हो गई। बिल्कुल, लेकिन इसे ना एक अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां हम एक तरह की बहुत साफ सटीकता की उम्मीद करते हैं, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। जैसे कि कोई रिपोर्ट आ गई हो हाथ में। हाँ, जैसे अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उस ओर इशारा करके कह सकता है कि देखिए ये रही दिक्कत और ये रहा इसका इलाज। और वो सटीकता हमें एक तरह की तसल्ली भी देती है, राइट? मतलब हम इंसानों को वो चीजें पसंद है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें, जिन्हें हम अलग अलग खानों में बांटकर उनका सीधा सीधा इलाज कर सकें। यही तो बात है। लेकिन जब हम मानव मन, चेतना और हमारी गहरी मनोवैज्ञानिक उलझनों की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। वो मशीन वहां फेल हो जाती है। एकदम फेल। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य में आ जाते हैं जो बहुत ही धुंधला है, जहां समस्या की जड़ को पकड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और आज हम इसी धुंधलेपन को साफ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे नोट्स इशारा करते हैं कि ये प्रणाली एक बेहद व्यावहारिक और वैज्ञानिक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को हल कर सकता है। वाह! मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये हमें गॉडली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही अनोखी अवधारणा से परिचित कराती है। गॉडली यूनिवर्सिटी, ये टर्म थोड़ा। हाँ, और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किसी रूपक या मेटाफर के तौर पर नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है? नहीं, ये एक वास्तविक 3-in-1 ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब अगर हम आज की हमारी सामान्य शिक्षा प्रणाली को देखें तो वहाँ क्या होता है? ज्ञान देने वाला शिक्षक उस ज्ञान का रचयिता नहीं होता। बिल्कुल, वो तो बस सिलेबस पढ़ा रहा होता है जो किसी और ने लिखा है। एग्जैक्टली। और जो ज्ञान हमें स्कूल या कॉलेज में मिलता है वो समय के साथ बदलता रहता है, वो अपडेट होता है और उसकी अपनी एक सीमा होती है। जैसे साइंस की थ्योरीज भी तो हर कुछ सालों में बदल जाती हैं। सही कहा आपने। लेकिन इन नोट्स के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में रचयिता, शिक्षक और सद्गुरु यानी क्रिएटर, टीचर और अल्टीमेट गाइड, ये तीनों एक ही स्रोत हैं। ओहो, मतलब जो ज्ञान दे रहा है उसी ने सब रचा भी है। हाँ, यहाँ मिलने वाला ज्ञान पूर्ण है, वो बदलता नहीं है, बल्कि यह इंसान के पूरे व्यक्तित्व और उसके कर्मों का एक स्थायी रूपांतरण करता है, एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं जो इंसान के व्यक्तित्व को जड़ से बदल रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बहुत ही गहरी समस्या होगी जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बिना कारण के तो इतना बड़ा इलाज नहीं होगा। वही तो, बिना किसी भयंकर बीमारी के तो इतना बड़ा और गहरा सिस्टम नहीं बनाया जाता। तो इस सिस्टम के हिसाब से असल डायग्नोसिस क्या है? मतलब हम किस बीमारी से लड़ रहे हैं? हमारे नोट्स में ना इसके लिए एक बहुत ही सटीक और कहूँ तो बहुत गहरी पंक्ति का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है आधार कल्प का जो रोग लगा हुआ है। आधार कल्प का रोग? हाँ, अब इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ किसी शारीरिक बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी सीजनल फ्लू की बात नहीं हो रही है। इस रोग को हम आज की मॉडर्न साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक भाषा में चेतना का विकार या कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर कह सकते हैं। चेतना का विकार, ये टर्म अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
यानी समस्या हमारे शरीर या हमारी बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हम खुद को जो समझते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, उसमें है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। आध्यात्मिकता में अक्सर देह अभिमान या विकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, राइट? तो क्या हम उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बस भाषा का फर्क है। जिन्हें सदियों से आध्यात्मिकता में देह अभिमान कहा जाता रहा है, आज का आधुनिक मनोविज्ञान उसी चीज को आइडेंटिटी इल्यूजन या पहचान का भ्रम कहता है। पहचान का भ्रम। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान खुद को सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर समझने लगता है, और जो विकार है जैसे गुस्सा, लालच या मोह, इन्हें मनोविज्ञान की भाषा में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और इमोशनल एडिक्शन कहा जाता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। इसका मतलब है जब हमारा ही दिमाग किसी स्थिति को गलत तरीके से प्रोसेस करता है बिल्कुल। और हमसे झूठ बोलने लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस झूठ पर यकीन भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपके काम की छोटी सी आलोचना कर दी। हाँ, कोई छोटा सा फीडबैक दे दिया। एग्जैक्टली। और आपका दिमाग आपको ये विश्वास दिला देता है कि आप किसी लायक ही नहीं हैं या कल ही आपकी नौकरी जाने वाली है। सही कहा। वो एक छोटा सा ट्रिगर इंसान को पूरी तरह से पैनिक में डाल देता है। और इसके साथ ही आते हैं हमारे संस्कार, जो असल में हमारे दिमाग के गहरे न्यूरल पैटर्न्स हैं, या जिन्हें हम हैबिट लूप्स कहते हैं। हैबिट लूप्स। ये वो सर्किट हैं जो दिमाग में इतनी गहराई तक अपनी जगह बना चुके हैं कि बिना सोचे समझे बार बार ट्रिगर होते रहते हैं। मतलब आप गुस्सा नहीं करना चाहते, फिर भी कर देते हैं, क्योंकि वो सर्किट फायर हो जाता है। मुझे यहाँ इस पूरी बात को समेटने के लिए ना एक एनालॉजी सूझ रही है जो शायद इसे एकदम साफ कर दे। बताइए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस करप्ट हो गया हो। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? जब फोन बार बार हैंग करता है तो हम परेशान होकर उसकी स्क्रीन साफ करते हैं, उसका कवर बदलते हैं, ये सोचकर कि शायद हार्डवेयर में या बाहरी दुनिया में कोई दिक्कत है। लेकिन असल में जो असली बग है वो तो हमारे सॉफ्टवेयर में है। बिल्कुल। हमारी जो मूल पहचान है, जो हमारा कोर आइडेंटिटी कोड है, वही अंदर से करप्ट हो चुका है। ये तुलना एकदम सटीक बैठती है। इसी करप्ट सॉफ्टवेयर या आइडेंटिटी इल्यूजन की वजह से इंसान लगातार गलत फैसले लेता है, हर वक्त एक अनजान डर में जीता है और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहता है। क्योंकि कोर कोड ही गलत है। इसीलिए इस गॉडली यूनिवर्सिटी का जो मूल समाधान है वो बाहरी हार्डवेयर को चमकाना नहीं है, बल्कि उसी कोर कोड को जड़ से ठीक करना है। नोट्स के अनुसार ये पूरी तरह से आइडेंटिटी करेक्शन की प्रक्रिया है। आइडेंटिटी करेक्शन। हाँ, जब एक इंसान ये पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ, यानी मैं वो अजर अमर चेतना हूँ जो इस शरीर रूपी मशीन को चला रही है, तो ये एक सिंगल शिफ्ट उसके सोचने के पूरे ढांचे को पलट देता है। मतलब जैसे ही ये आइडेंटिटी शिफ्ट होता है तो इंसान ये समझने लगता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो किसी के द्वारा दिया गया दुख या कोई रैंडम घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि कर्मों की एक विशाल और तार्किक व्यवस्था के तहत हो रहा है। वो खुद को एक पीड़ित या विक्टिम मानना बंद कर देता है, राइट? एकदम सही। और इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बहुत गहरा होता है। जब आप खुद को एक अविनाशी चेतना मान लेते हैं तो अस्तित्व खोने का जो डर है, जो असल में हमारे हर डर की असली जड़ है, वो अपने आप खत्म होने लगता है। वाह, क्योंकि चेतना तो खत्म नहीं हो सकती। आप हर स्थिति को एक डिटैच्ड और साक्षी नजरिए से देखने लगते हैं, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता में, आपकी डिसीजन मेकिंग में एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी आ जाती है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से की गई मनोवैज्ञानिक रिवायरिंग है। ठीक है, तो इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि हमारा ओएस करप्ट है और हमें इस आइडेंटिटी करेक्शन की सख्त जरूरत है। लेकिन अगर हम वापस अपनी टेक की दुनिया वाली एनालॉजी की बात करें तो सिर्फ ये जान लेना कि हमारे सिस्टम में कोई भारी वायरस है, उस वायरस को खुद ब खुद डिलीट तो नहीं कर देता। बिल्कुल नहीं, एक्शन तो लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें अक्सर सिस्टम को शट डाउन करके एक डीप फैक्ट्री रीसेट करना पड़ता है। तो मेरा सवाल ये उठता है कि क्या इस आध्यात्मिक सिस्टम में भी ऐसा कोई फैक्ट्री रीसेट बटन या प्रोटोकॉल है? यहां पर नोट्स में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे भट्टी कहा गया है। एक पंक्ति बहुत प्रमुखता से लिखी गई है
कि 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। 7 रोज भट्ठी में? हाँ। अब पहली नजर में भट्टी का मतलब कोई ईंटों वाली भट्टी या आग लग सकता है, लेकिन अगर हम इसका न्यूरोसाइंटिफिक अर्थ निकालें तो ये असल में एक गहन न्यूरल और संस्कार रीसेट प्रोटोकॉल है। ओहो, न्यूरल रीसेट। हाँ। इस प्रक्रिया में इंसान को बाहरी दुनिया की हर तरह की सूचनाओं से, हर इनपुट से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे एक्सट्रीम सेंसरी डिप्राइवेशन कह सकते हैं। यानी बाहर से कोई भी नया डेटा, कोई भी नई आवाज या इनपुट दिमाग तक नहीं जाना चाहिए। एक पूर्ण शटडाउन। एकदम सही। जब दिमाग को बाहर से नया डेटा मिलना बंद हो जाता है तो जो पुराने रिश्तों, पुरानी आदतों और रोजमर्रा की जिंदगी से मिलने वाले जो ट्रिगर्स हैं ना, वे कट जाते हैं। कनेक्शन टूट जाता है उनका। नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही कड़क और स्पष्ट निर्देश है, कोई भी याद ना आए। ये एक तरह का सिमुलेशन है। ये व्यक्ति को उसकी पुरानी पहचान और पुरानी दुनिया से इस हद तक डिटैच कर देता है जैसे वो उस पुरानी दुनिया के लिए अस्तित्व में ही ना हो। वाओ! इसे एक संपूर्ण कॉग्निटिव डिटॉक्स कहा जा सकता है। इसका विज्ञान ये है कि जब पुराने न्यूरल पाथवे को ट्रिगर नहीं मिलता तो वो भूखे मरने लगते हैं और उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना होगा, क्योंकि ये बात सुनने में जितनी प्रभावशाली और साइंटिफिक लग रही है, प्रैक्टिकली आज के दौर में उतनी ही नामुमकिन लगती है। सोचिए ना, आज का दौर क्या है। हम हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं। हमें हर पल एक नया नोटिफिकेशन चाहिए, एक नया डोपामाइन हिट चाहिए। बिल्कुल, हम एडिक्टेड हैं। ऐसे में कोई भी याद ना आए कि स्थिति पैदा करना या 7 दिन तक पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट जाना, क्या ये आधुनिक जीवन शैली के एकदम उलट नहीं है? कोई अपना काम, अपना परिवार, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़कर अचानक इस सिमुलेशन में कैसे जा सकता है? ये असहमति बहुत लाजमी है और शायद इसीलिए नोट्स में इस विशेष बदलाव के समय को कयामत का समय कहा गया है। कयामत का समय? हाँ, अब कयामत शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में हॉलीवुड की किसी प्रलय वाली फिल्म का सीन आ जाता है कि आसमान से आग गिर रही है या दुनिया का अंत हो रहा है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर है। अच्छा, तो ये डराने के लिए नहीं बोला गया है, बल्कि किसी गहरे बदलाव का इशारा है। हाँ, भौतिक विज्ञान में इसे फेज ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसे जब पानी उबलता है तो वो अपनी तरल अवस्था को पूरी तरह से नष्ट करके ही भाप बन सकता है। पुरानी फॉर्म को छोड़ना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं, लगातार स्क्रीन देखना, हर पल का डिस्ट्रैक्शन, वही तो वो बीमारी है जो हमारे आइडेंटिटी इल्यूजन को और गहरा कर रही है। बिल्कुल सही। एक नई और शुद्ध चेतना के उभरने के लिए उन पुरानी मानसिक संरचनाओं और आदतों का ध्वस्त होना अनिवार्य है। कयामत का मतलब दुनिया का खत्म होना नहीं है, बल्कि हमारी पुरानी झूठी पहचान और पुराने बंधनों का टूटना है। वाह, ये नजरिया तो पूरी तरह से चीजों को देखने का मतलब पूरा चश्मा ही बदल देता है। पुरानी और जर्जर इमारत को गिराए बिना आप उसी जमीन पर एक नई और मजबूत इमारत नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने भट्टी की प्रक्रिया अपना भी ली और खुद को बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए काट लिया, तो उसके दिमाग में एक खालीपन आ जाएगा ना। उस खाली जगह को कैसे भरेंगे? अगर हमने पुराना करप्ट डेटा हटा दिया तो नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होगा? ऊर्जा को सही दिशा में लगाना भी तो उतना ही जरूरी है। यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, ध्यान यानी अटेंशन। आज के समय में चाहे आप सिलिकॉन वैली के टेक एक्सपर्ट से पूछें या किसी आध्यात्मिक गुरु से, हर कोई यही मानेगा कि ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी मुद्रा है, हमारी सबसे कीमती करेंसी है। अटेंशन इकोनॉमी, बिल्कुल। स्रोत में बहुत स्पष्ट हिदायत दी गई है, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। हम जिस भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। तो अगर हम अपना ध्यान फालतू की बातों में लगाएंगे, गॉसिप में लगाएंगे, तो हम असल में अपनी सबसे कीमती चीज मुफ्त में लुटा रहे हैं। बिल्कुल। नोट्स में एक चेतावनी भी दी गई है कि वाद विवाद या डिबेट में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग आध्यात्मिकता के नाम पर बस लंबी लंबी बौद्धिक बहसें करते हैं। हाँ, घंटों तक चाय की टपरी पर बहस चलती है। लेकिन ये गपशप और बहसें केवल हमारी ऊर्जा सोखती हैं और हमारे अहंकार को बढ़ाती हैं। इनसे किसी के अंदर कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। इसीलिए जो असली तकनीक सुझाई गई है वो है याद, या जिसे नोट्स में योग कहा गया है।
पंक्ति है, मुझे याद करने से पावन बनेंगे। इस बहस वाली बात पर ना मुझे एक और एनालॉजी याद आ रही है जो इस पूरी बात को एकदम साफ कर देगी। हाँ, बताइए। आध्यात्मिकता पर बैठकर घंटों बहस करना असल में वैसा ही है जैसे आप किसी जिम के बाहर खड़े होकर वजन उठाने की सही थ्योरी पर बहस कर रहे हों। अरे, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब आप डंबल उठाने के सही कोण, बाइसेप्स के खिंचाव और परफेक्ट प्रोटीन डाइट पर घंटों बहुत ज्ञान बघाड़ सकते हैं, लेकिन आपने खुद कभी डंबल को छुआ तक नहीं। सिर्फ थ्योरी रटने से या दूसरों को गलत साबित करने से मांसपेशियां नहीं बनती। उसके लिए रोज पसीना बहाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब है अपने ध्यान को उस सर्वोच्च चेतना, उस सुप्रीम सोर्स की ओर लगातार निर्देशित करना। जब कोई व्यक्ति अपना पूरा ध्यान उस परम स्रोत पर केंद्रित करता है तो एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल और आध्यात्मिक बदलाव होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस ध्यान से दिमाग सच में बदलता है? मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह जिस सर्किट को आप इस्तेमाल करेंगे वो कमजोर हो जाएगा और जहां ध्यान लगाएंगे वहां नए और मजबूत पाथवेज बनेंगे। एकदम सही पकड़े हैं आप। जब हम उच्च चेतना पर ध्यान लगाते हैं तो दिमाग की वायरिंग सच में बदलने लगती है। आध्यात्मिक भाषा में इसे ही पुराने कार्मिक बोझ का भस्म होना कहते हैं। कार्मिक बोझ का भस्म होना? हाँ, वे पुराने हैबिट लूप्स मिटने लगते हैं। ये केवल कुछ बातों को जान लेना भर नहीं है, ये एक बहुत ही सक्रिय और निरंतर चलने वाला अभ्यास है जो आपको अंदर से शुद्ध करता है। तो जैसे जैसे कोई इस अभ्यास में गहरा उतरता है वो अपनी पुरानी पहचान मिटाता है, अपना ध्यान सही जगह लगाता है और उसे अपने अंदर बदलाव दिखने लगते हैं। एक शांति महसूस होने लगती है, फोकस बढ़ जाता है, लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। बदलाव तो दिखेंगे। लेकिन इंसान का दिमाग बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि जब हम कुछ अच्छा करने लगते हैं ना, हाँ। तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह का गुरूर पनपने लगता है। क्या इस रास्ते पर आगे चलकर भी ऐसा कोई जाल है जिसमें इंसान फंस सकता है? ये आपने बहुत ही गहरी बात उठाई है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है ये, और हमारे नोट्स भी इस बारे में एक बहुत सख्त और अंतिम चेतावनी देते हैं। इस जाल को कहा जाता है आध्यात्मिक अहंकार या स्पिरिचुअल ईगो। आध्यात्मिक अहंकार, ये दोनों शब्द तो एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी लगते हैं। मतलब जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया उसमें अहंकार कैसे बच सकता है? यही तो इस जाल की सबसे बड़ी चालाकी है और इसीलिए ये सबसे खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है, उसे थोड़ा ज्ञान मिल जाता है या वो दूसरों की भलाई के लिए बहुत से काम करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके मन में एक बहुत ही सूक्ष्म विचार अपनी जगह बना लेता है। कैसा विचार? कि ये सब मैंने किया। मनोविज्ञान में इसे डू गुडर नार्सिसिज्म भी कहा जा सकता है। व्यक्ति अनजाने में सोचने लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा पवित्र हूं या मुझे दूसरों से ज्यादा ज्ञान है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट कहता है कि ज्ञान का, सेवा का या अपनी पवित्रता का ये अहंकार रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक ये मैं मौजूद है, तब तक उस परम चेतना के साथ वो असली कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता। तो फिर इंसान इससे बचे कैसे? मतलब अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो ये सोचना तो स्वाभाविक है कि हम ही कर रहे हैं। इस सूक्ष्म अहंकार को तोड़ने का तरीका क्या है? कोई सॉल्यूशन है? इसका एकमात्र और सबसे प्रभावी काट है खुद को निमित्त मानना। निमित्त का मतलब होता है एक साधन, एक इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट। आपके अंदर हर पल ये गहरा भाव होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, ये काम कोई और शक्ति मेरे द्वारा करवा रही है। अगर हम इस निमित्त वाले कॉन्सेप्ट को आज की भागदौड़ भरी दुनिया के लेंस से देखें तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि आज की दुनिया हसल कल्चर से ग्रस्त है। हर कोई भाग रहा है, खुद को साबित करने की अंधी दौड़ में लगा हुआ है। लोग लगातार काम के बोझ, टारगेट्स और दूसरों से तुलना के कारण बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रेस लेवल्स तो आसमान छू रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को सिर्फ एक निमित्त मान लें, एक इंस्ट्रूमेंट मान लें, तो नतीजे की सारी चिंता, सारा प्रेशर उसी वक्त आपके कंधों से उतर जाता है। क्योंकि एक साधन का काम सिर्फ उपलब्ध रहना है, नतीजे की चिंता करना नहीं है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मैंने क्या अचीव किया या मैं फेल हो गया, ये दोनों ही चीज़ें अहंकार से जुड़ी हैं जो बर्नआउट लाती हैं। जब आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी से करने की होती है, जो आपके हाथ में है।
और इसी निमित्त भाव को सिर्फ एक विचार से आगे बढ़ाकर असल जीवन में उतारने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही व्यवहारिक और सॉलिड डेली रूटीन भी साझा किया है, ताकि ये पूरा सिस्टम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक बार सोच लेने से या कोई पॉडकास्ट सुन लेने से तो सालों पुरानी आदतें नहीं बदलेंगी। तो इस कॉन्शियसनेस लैबोरेटरी का वो डेली एक्सपेरिमेंट या रूटीन क्या है? इस रूटीन को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। शुरुआत होती है सुबह से। उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को ये याद दिलाना कि मैं एक चेतना हूं, एक शरीर नहीं। ये दिन का पहला फाउंडेशन सेट करता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। फिर दूसरा हिस्सा है दिन भर के काम। चाहे आप ऑफिस में हो या घर पर, हर एक्शन से पहले बार बार खुद को याद दिलाएं कि मैं सिर्फ एक निमित्त हूं। तीसरा हिस्सा है हमारी बातचीत। उसमें क्या ध्यान रखना है? स्रोत कहता है कि हमें फालतू की चर्चाओं या गॉसिप से बचकर सिर्फ वैल्यूएबल और सकारात्मक बातें करनी चाहिए, जिन्हें नोट्स में ज्ञान रत्न कहा गया है। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है रात को सोने से पहले खुद की जांच करना। इसे हम एक तरह का डेली ऑडिट कह सकते हैं। ये रात वाला डेली ऑडिट कैसे काम करता है? मतलब हम इसमें क्या-क्या चेक कर रहे हैं और क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार भी है? इसमें हम दिन भर के अपने विचारों और हरकतों को ऑब्जेक्टिवली ट्रैक करते हैं। आप सोने से पहले खुद से पूछते हैं, आज दिन भर में मेरा ध्यान कहाँ भटका? क्या किसी से बात करते वक्त मेरे अंदर अहंकार आया? क्या मैंने किसी बात पर फालतू में अपनी ऊर्जा बर्बाद की? न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। जब हम रात को इस तरह का रिफ्लेक्शन करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि किन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करना है और किन किन गलत आदतों को कमजोर करना है। ओहो, क्योंकि नींद में ही तो मेमोरी बनती है। एग्जैक्टली। नींद के दौरान हमारा दिमाग इसी डेटा के आधार पर हमारी मेमोरीज और नई आदतों को पक्का करता है। इसीलिए स्रोत एक बहुत ही गहरा नियम बताता है, जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। यानी ये कोई लॉटरी या चमत्कार का सिस्टम नहीं है कि बस प्रार्थना की और सब बदल गया। ये एक स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक प्रयास है जो सही दिशा में मेहनत करेगा। जो इस ऑडिट को रोज ईमानदारी से करेगा वही असली बदलाव महसूस करेगा। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक विज्ञान है जहां आपके अपने निरंतर प्रयास ही आपका अंतिम परिणाम तय करते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को एक एक फ्रेम में रखें तो ये वाकई आंखें खोलने वाला रहा है। हाँ, बहुत ही गहरी चर्चा यही। मैंने शुरुआत की इस अनोखी यूनिवर्सिटी के डायग्नोसिस से, जिसने हमें बताया कि हमारी असली बीमारी हमारा करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या चेतना का विकार है। फिर हमने भट्टी के बारे में जाना, जो एक तरह का कॉग्निटिव डिटॉक्स है और हमारे दिमाग को फैक्ट्री रीसेट करने का काम करता है। हमने ये समझा कि हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसे हमें बहस में नहीं बल्कि एक परम शक्ति की याद में लगाना है, ताकि दिमाग रीवायर हो सके। और सबसे जरूरी बात, कैसे खुद को सिर्फ एक निमित्त या साधन मानकर हम उस खतरनाक आध्यात्मिक अहंकार और आधुनिक दुनिया के बर्नआउट, इन दोनों से खुद को बचा सकते हैं। ये पूरा ढांचा ये साबित करता है कि ये स्रोत केवल कुछ पुरानी दार्शनिक बातें नहीं कर रहा है, बल्कि ये मानव मन को गहराई से डिकोड करने और उसे रीवायर करने की एक बहुत ही उन्नत तकनीक है। गंभीरता से गौर करना चाहिए। हमने चर्चा की कि ध्यान ही हमारी सबसे कीमती मुद्रा है। बिल्कुल। और हमारे रोज के प्रयास ही हमारे संस्कार और हमारा भाग्य तय करते हैं। तो जरा इस पर विचार करें। हर दिन बिना सोचे समझे जो घंटों हम अपने स्मार्टफोन्स और स्क्रीन्स के सामने बिता रहे हैं, उस अंतहीन स्क्रॉलिंग की डिजिटल भट्टी में लगातार बैठकर हम अनजाने में अपने लिए कैसी पहचान, कैसे संस्कार और कैसा भविष्य खरीद रहे हैं। बहुत ही डरावना सच है ये। क्या वह स्क्रीन टाइम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बना रहा है, या हम खुद ही हर रोज अपने दिमाग में नए वायरस इंस्टॉल कर रहे हैं? ये एक ऐसा तीखा सवाल है जो आज के समय में हर व्यक्ति को खुद से पूछना ही चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। एक नए स्रोत और एक नई दिलचस्प चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए।